तो हम आज क्लाइमेटोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जेट स्ट्रीम का, जिसको मैं अगर प्रायोरिटी वाइज डालूं तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है तुम्हें यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। और इस टॉपिक को मेंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस दोगे जितना प्रीलिम्स के लिए, है ना। अगर मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है तो प्रीलिम्स के लिए भी होता है, और जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए जरूरी नहीं कि वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये टॉपिक मेंस कम प्रीलिम्स यानी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली। फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है इस टॉपिक को, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसका जो बनने का जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है जो इसके निर्माण की, वो थोड़ी हटके है, थोड़ी अलग है। इसलिए जेट स्ट्रीम, और ज़्यादातर जगहों पर हम जेट स्ट्रीम को समझ नहीं पाते। बुक्स नोट्स वगैरह में हर जगह एज इट इज़ जैसे दिया हुआ है उसको रटना पड़ता है। तो इसको समझ लो क्या कॉन्सेप्ट है सबसे पहले। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो क्लियर करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट या फिर संकल्पना, है ना। स्टार के मामले में इसको 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस टॉपिक को। यहाँ पर देखो, अगर हम संकल्पना की बात कर रहे हैं जेट धारा की, तो सिंपली तुम्हें ये समझना है कि जो जेट धारा होती है वो बहुत तेज चलने वाली वायु धारा है। नहीं, नॉर्मली जो वायु या पवन बहती है, विंड या एयर, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। एक स्पेशल टाइप ऑफ विंड की बात कर रहे हैं जो निचले 2 किलोमीटर में तो नहीं चलती है। यानी 0 से 2 किलोमीटर के बीच में ये जेट स्ट्रीम तुम्हें नहीं दिखाई देगी, 2 किलोमीटर से ऊपर ही दिखाई देगी। यस, बट वो क्षोभ मंडल का हिस्सा है, ट्रोपोस्फेयर का हिस्सा है ना। क्षोभ मंडल में चलेगी लेकिन ऊंचाई पर, क्योंकि ऊंचाई की परत घर्षण रहित होती है। निचली परतों में तुमने देखा है पर्वत, पठार, मैदान, है ना, वनस्पतियां, बिल्डिंग्स, ये सब कुछ है। और साथ साथ निचले वायुमंडल में यानी लोअर एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक डेंसिटी भी ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन भी ज़्यादा है ना। इसलिए भी क्या होता है, यहाँ पर हवाओं की गति, विंड की वेलोसिटी कम हो जाती है तुलनात्मक रूप से। यानी ऊपर की तुलना में नीचे यहाँ पर जो विंड ब्लो करेगी उसकी वेलोसिटी कम होती है, बिकॉज उसको घर्षण मिलता है यहाँ। और इसलिए इसको घर्षण परत भी कहते हैं, फ्रिक्शनल लेयर भी कहते हैं। परंतु क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में जाओगे तो यहाँ पर ये स्थिति नहीं है। तो यहाँ कुल मिला के जो अ, पवने या हवाएं चलती हैं वो काफी तेज गति के साथ चलती हैं, है ना। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के निर्बाध गति से बहती है। इसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब जेट जो टर्म है यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, जो ये टर्म दिया गया है जेट, तो ये जेट टर्म कहाँ से लिया गया है? जेट लिया गया है, जेट का मतलब होता है धारा, तेज धारा। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे बगीचे वगैरह में अगर फूल पौधों पे कोई पानी देता है तो उस पाइप के आगे की जो आगे का छोर होता है इसको दबा दिया जाता है ताकि यहाँ से जो पानी है वो बहुत तेजी से दूर तक जाता है ना? इसको जेट कहते हैं। तो जेट बेसिकली पानी की वो तीव्र धारा है। जेट क्या है? पानी की सक्रिय तीव्र धारा है। तो जेट हम इसी को कहते हैं, पानी की सक्रिय तीव्र धारा को। या फिर तुमने देखा होगा कि बहुत ज्यादा क्राउड है कहीं पर, भीड़ है, क्रांति हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, है ना। और वो फिर क्या करते हैं, ऊपर से पानी की बौछार करते हैं। और उसमें भी बहुत ज्यादा तेज क्या होती है, गति होती है ना।
वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, भीड़ तितर बितर हो जाती है, चोट लगती है, किससे? उस तीव्र धारा से जिसको जेट कहते हैं। तो जेट मतलब पानी की तीव्र धारा। ओके, तो इस तरह की तीव्रता, लेकिन ध्यान रखना पानी की तीव्र धारा तीव्र तभी होगी जब वो सक्रिय होगी। तो जेट स्ट्रीम कभी भी क्या होता है, जेट भी, जेट का मतलब ही होता है जो वाटर का नैरो नैरो पॉइंट जो होगा, नैरो स्ट्रीम होता है, दैट इज नोन एज जेट। ठीक है, इसको हम जेट कहते हैं। तो ये धारा तुम्हें दिखाई दे रही है यहाँ पे, जिस तरह से उदाहरण दिया जा रहा है, ऐसी ही धारा हमारे वायुमंडल में भी चलती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि वायुमंडल में जो ये धारा चल रही है ये भी तीव्र होगी, ये भी काफी तेज होगी, और ये भी सक्रिय होगी, है ना? कैसे होता है ये देखो। वायुमंडल में, पूरे वायुमंडल में अगर हम सिर्फ क्षोभ मंडल की बात करें, जिसकी ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर औसतन ऊंचाई हम मानते हैं, 14 किलोमीटर। पूरे वायुमंडल में कई सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जो बहुत ही अ, विचित्र रूप से दिखाई देती हैं, यानी कि ऊपर का जो ये वाला क्षेत्र है ये बहुत विचित्र दिखता है। अब इसकी कहानी भी एक जुड़ी हुई, इस जेट धारा की कहानी भी जुड़ी हुई है द्वितीय विश्व युद्ध से, या फिर कह सकते हो, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही है। अमेरिका और जापान, जापान की तरफ से और इधर अमेरिका है, तो इधर दोनों में जब लड़ाई हो रही थी तो जो बम वर्षक विमान होते थे, बॉम्बर्स जिनको कहते हैं, पहले कुछ इस तरह के होते थे, है ना? तो जापान ने अपनी तरफ से बम वर्षक विमानों को भेजा, और ये अमेरिका में जाके बम गिरा के बहुत आराम से, पर्ल हार्बर पे तुमने सुना था ये सब लड़ाइयाँ हुई थी, तो बॉम्ब गिरा के वापस ये चला आता था बहुत आराम से। तो ये बात अमेरिका को बहुत तकलीफ दे रही थी कि इनके फाइटर जेट्स जापान वालों के बहुत आराम से आते हैं, हमारे यहाँ बॉम्ब गिरा के चले जाते हैं। जबकि अमेरिका के फाइटर प्लेन्स जब जाते थे किधर, जापान की तरफ, तो इनकी स्पीड कम हो जाती थी, इनको बहुत भारी अवरोध झेलना पड़ता था ऊपरी वायुमंडल में। भाई, फाइटर प्लेन या जेट्स कहाँ चलते हैं, ऊपरी वायुमंडल में, बहुत भारी अवरोध झेलना पड़ता था। ठीक है, अब ये जो भारी अवरोध है क्यों झेलना पड़ता था? जेट स्ट्रीम की वजह से, लेकिन उस समय पता नहीं था कि यही जेट धारा है। हाँ, अमेरिकन ने क्या किया, भाई साइंटिस्ट को बोला कि पता करो कि ऊपर के वायुमंडल में क्या ऐसा होता है जिससे हमारे जो जहाज हैं वो कमजोर स्थिति में आ जाते हैं, और जापान के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो बहुत तेजी से हमारी तरफ आते हैं, और हम जब उनकी तरफ जाते हैं तो हमारी गति, हमारी वेलोसिटी कम हो जाती है। क्या कारण है? तो इस घटना के बाद पता चला कि ऊपरी वायुमंडल में कुछ तेज हवाएं चलती हैं, बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, और ये चलती हैं पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। तो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में जापान वेस्ट में, और ये अमेरिका ईस्ट में। तो वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, तो इधर से चल रही है, तो ऑब्वियसली किसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा? अमेरिकन को। तो तब पता चला कि हाँ, अच्छा, ये भी पहले क्या था कि पता चला कि ऊपर में कुछ ऐसी हवाएं हैं, लेकिन उसका नाम जेट धारा नहीं दिया गया, बस ये पता चला कि ऊपरी वायुमंडल में कुछ ऐसी हवाएं चलती हैं जो हमारे बमवर्षक विमानों को रोकती हैं, है ना, या रोकती नहीं है, उनकी गति धीमी हो जाती है। तो ये क्या था, वो बाद में 1960 के बाद उसका नामकरण किया गया, उन हवाओं को जो अमेरिकन बॉम्बर्स को कहीं ना कहीं से उनकी स्पीड कम कर देते थे, उनका नामकरण क्या किया गया, जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, अब ये जो जेट स्ट्रीम्स है, जो जेट धाराएं हैं, ये कहीं ना कहीं से
ये हमें देखने को मिलता है कि ऊपरी वायुमंडल में ही चल रही हैं। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो घटना हो रही थी, उसके संदर्भ में बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिकों ने या फिर जलवायु वैज्ञानिकों ने पता किया कि ऊपरी वायुमंडल में ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये ऊपर की ही धारा है, जेट धारा, नीचे की तो नहीं है। ये क्लियर है? क्योंकि जब फाइटर प्लेन्स और प्लेन्स को जब रोक रही है तो ये तो ऊपर ही चल होती हैं सब। नीचे तो कोई फाइटर प्लेन या कोई भी कमर्शियल प्लेन या जेट प्लेन नहीं जाता। तो जेट स्ट्रीम्स क्या है, ये कहीं ना कहीं से आ, अवरोध पैदा कर रही है और बहुत तेज गति से चलने वाली पवनें, बहुत तेज गति से। अब ये पवनें ऊपर चल रही है, क्या कारण है कि ये ऊपर चल रही है? पहला कारण देखो, संकल्पना, क्योंकि हम समझ रहे हैं तो इसमें एक कारण ये बनता है, ये नीचे के, आई मीन टू से नीचे के वायुमंडल में नहीं प्रवाहित हो रही हैं, इसलिए इसकी गति तेज है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में, ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी सीमा में ये प्रवाहित होती हैं जेट स्ट्रीम। और इसकी खोज कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब जापान और अमेरिका में युद्ध चल रहा था, तब इसको ढूंढा गया। ये पॉइंट भी याद रखना। और इन हवाओं के कारण ही अमेरिकी बॉम्बर्स को, है ना, विपरीत, मतलब हवा का सामना करना पड़ा। और जब खोज की गई तो पता चला यही जेट धाराएं हैं, जिनकी वजह से उनकी गति धीमी हो जाती थी। लेकिन जब वो हवाएं वापस लौटती थी वापस, तो इनकी गति बहुत तेज हो जाती थी। यानी जब जापान की तरफ जाते थे तब तो उनको अवरोध मिलता था, लेकिन जब वापस आते थे तो भाई, क्योंकि जेट स्ट्रीम पीछे से उनको धक्का दे रही है, तो ये फिर बहुत तेजी से वापस लौटते थे, है ना। तो इसी परिस्थिति को देखते हुए जेट स्ट्रीम की खोज की गई और पता चला हाँ, ऊपरी वायुमंडल में कुछ ऐसी हवाएं हैं जिनकी गति बहुत ज्यादा है और वही अवरोध उत्पन्न करती है। ऊपरी वायुमंडल में चलने का कारण ये है कि यहाँ किसी भी तरह का घर्षण नहीं, किसी भी तरह का अवरोध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसको पछुआ पवनों का ही हिस्सा माना जाता है, यानी वेस्टर्ली विंड्स का। और तुम्हें पता ही है कि अगर पूछा जाए तुमसे कि कौन सी विंड सबसे ज्यादा तीव्रता के साथ बहती है, यानी जो भी सनातनी पवनें और जो भी परमानेंट विंड्स हैं, उन विंड्स में सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी विंड्स कौन सी हैं, तो तुम्हें पता होगा ये वेस्टर्लीज है। तो कहीं ना कहीं ये वेस्टर्लीज का ही पार्ट है। जेट स्ट्रीम्स आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। कहीं ना कहीं ये पछुआ पवनों का ही प्रवाह है, पछुआ पवनों का ही हिस्सा है। अभी कौन सा हिस्सा है पछुआ पवनों का? पछुआ पवन तो हो सकता है नीचे से ऊपर तक चल रही है ना। निचले वायुमंडल में भी तो चलती है, नीचे से ऊपर तक चल रही है। लेकिन नीचे वाले पछुआ पवन की तो गति कम होगी, ऊपर वाले पछुआ पवन की गति ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब ऊपरी पछुआ पवनों का हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात, इन पछुआ पवनों में भी ये एकदम नैरो जोन होता है। यानी कि अगर तुम इसको 3D में देखते हो, इस हवाओं को 3D में देखते हो तो कुछ ये ऐसी दिखेंगी, जैसे ये पाइप की भांति है और इधर से हवा आ रही है। मान लो एक पाइप है और पाइप से क्या होता है, हवाओं की एंट्री एक पाइप से होती है। तो किनारे, जो पाइप के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, इसमें घर्षण होता है, यहाँ फ्रिक्शन होता है। और इस फ्रिक्शन के कारण हवाओं की गति इधर और इधर तो कम होगी, लेकिन बीच वाले पार्ट में गति बहुत ज्यादा होगी। इस नैरो जोन में गति बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और इसी को जेट धारा नाम दिया गया है। तो ये समझो पूरा का पूरा जो पाइप वाला एरिया है, ये वेस्टर्ली का बैंड है, वेस्टर्लीज विंड की पछुआ पवनों का क्षेत्र है। लेकिन उस पछुआ पवनों का भी जो क्रोड वाला हिस्सा है, कोर, जिसको हम क्रोड कहते हैं या कोर कहते हैं, उस हिस्से से जो हवा निकल रही है, उस हवा को ही जेट कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से। अब तुम समझ लो कितनी तेज गति से, कितनी तीव्रता से निकल रही होगी। क्यों? क्योंकि जो हवा इस पाइप के किनारे से टकरा रही है, उसकी गति तो धीमी हो जाएगी। लेकिन जो हवा बीचों बीच, पाइप के बीचों बीच से निकल रही है, उसकी गति बहुत तेज होगी, बिल्कुल जेट की तरह, पानी के जेट की तरह। तो पछुआ पवनों के भी
पछुआ पवनों के क्रोड का हिस्सा है। कौन? जेट स्ट्रीम। पता चल रहा है तुम्हें भी? अब मान लो ये पूरा पाइप को हम पछुआ पवन मान लेते हैं, वेस्टर्ली विंड्स मान लेते हैं, तो इन वेस्टर्ली विंड्स का सेंट्रल पार्ट है। जेट स्ट्रीम कौन सा है? इनका सेंट्रल पार्ट, इनका केंद्रीय भाग है या फिर क्रोड वाला भाग है। ठीक है। और ये अब यहाँ तुम देख पा रहे हो जेट स्ट्रीम, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी सेंट्रल पार्ट होगा। सेंट्रल पार्ट ही जेट स्ट्रीम है ना? किनारे वाले पार्ट नहीं है। तो कुल मिला के, और तेज गति इसलिए भी है क्योंकि पछुआ पवनों का हिस्सा है। तुम्हें पता है पछुआ पवनें तेज गति से चलती हैं और ऊपर से ऊपरी वायुमंडल में चल रही हैं तो और तेज गति से चलेंगी। तो ये सब कारण है इनके तेज गति से चलने का। एक और कारण मैं बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण बनता है जेट स्ट्रीम के चलने का, और वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट फोर्स या थर्मल ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं उसको। हिंदी में इसको ताप प्रवणता बल कहते हैं, थर्मल ग्रेडियंट फोर्स, यानी कि ताप प्रवणता बल। अब ताप प्रवणता बल ये कहीं ना कहीं से तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर तापमान में अंतर होगा तो दबाव में भी अंतर होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा होता है, तुम्हें भी पता है जितना ज्यादा होगा उतनी तेज गति से पवनें बहती हैं। जितना ज्यादा डिफरेंस हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में होगा उतनी ही तेज वेलोसिटी से विंड्स ब्लो करती हैं। हायर द pressure winds, higher will be the velocity of winds. It means, and these two pressure zones are highly contrast in nature because of thermal contrast. क्योंकि इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तापमान और वायु दाब में व्युत्क्रमणापाती संबंध है, उल्टा संबंध है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अगर हाई प्रेशर है तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा, यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती हैं, यानी कम तापमान वाले से अधिक तापमान वाले एरिया में जाएंगी। बहुत तेज वेलोसिटी के साथ जाती है क्योंकि इन दो रीजन्स के बीच जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इसको ही हम ताप प्रवणता बल कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इस जेट स्ट्रीम का। मीन्स हम जेट स्ट्रीम को सिर्फ समझ पाए हैं अभी तक कि ये जेट धारा क्या होती है। तो जेट धारा इस प्रकार से आ, कुल मिला के ये थी उसकी संकल्पना जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है। इसको हम जेट धारा की संकल्पना के तहत मानते हैं।